हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, हम आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं। आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसी के लिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो मैंने आज जो चैप्टर उठाया है वो है सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, if two substance A and B have P naught A, P naught B is equal to 1:2 और उनका मोल फ्रैक्शन का रेशियो सॉल्यूशन के अंदर कितना है 1:2, तो पूछ रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज पूछ रहा है आपसे। तो आइए, आपके पास रखा है P naught A बाय P naught B is equal to 1:2, तो उसको बोल सकते हैं आप A बाय 2A। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा P नॉट ए इज इक्वल टू ए, P नॉट बी इज इक्वल टू 2A। सेम मेरे पास काई ए और काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन, वो भी क्या रखा है 1:2, तो उसको बोल सकते हैं आप B बाय 2B। तो जो काई ए आ गया वो आ गया B और जो काई B आ गया वो आ गया बस 2B आ गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, तो वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा PA अपॉन PA प्लस PB एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो PA है वो होगा P नॉट ए का ए और जो PB है वो हो जाएगा P नॉट बी का ए बी। तो हमने जो ऊपर वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A इंटू बी अपॉन AB प्लस 2A इंटू 2B, तो कैसे क्या आ गया AB बाय 5AB। आपके पास YA जो आया कितना आया 1/5, तो मीन्स कितना आया 0.2 आ गया आपका YA। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, तो इसका आंसर क्या है D इज राइट आंसर, तो 0.2 इज योर राइट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे एग्जाम में आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.0821 atm एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पूछ रहा है आपसे द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर विल बी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मोलैरिटी पूछ रहा है, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर रखा है। तो आप लोगों को बताना चाहिए फॉर्मूला पाई क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इज इक्वल टू क्या होता है CRT। C मेरा क्या हो गया कंसंट्रेशन, R मेरा क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू ATM में होती है 0.0821 होती है एंड T मेरा क्या है टेम्परेचर। तो हमारे पास पाई गिवन कितना है 0.0821 गिवन है। C हमसे पूछ रहा है R कितना होता है 0.0821 ही होता है। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया भाई कैंसल, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया C इंटू 300, तो C कितना हो गया 1/300, तो उसको इस्तेमाल में कितना 1000 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 300, तो इसको मैं सॉल्व किया तो ये आया 3.33 10 की पावर -3। तो मैं अगर ऑप्शन देखूं तो जो C ऑप्शन है वो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 0.33 10 की पावर -2 बन रहा है, तो आपके पास जो C आया वो आया 0.33 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। NaCl इज 100% आयनाइज, कह रहा है आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो 100% क्या हो रहा है आयनाइज हो रहा है in 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, हेंस द रेशियो पूछ रहा है आपसे एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा दिमाग रखना है। यहाँ पे उसने वर्ड यूज कर दिया है आयनाइज। तो जब भी हम आयनाइज की बात करते हैं, जब भी क्या होता है डिसोसिएशन होता है, तो वहां पे एक जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसमें वॉन टाइप फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मल्टीप्लाई में बात करूं आपसे
डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है भाई, के बी इंटू एम होता है। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। बट मेरे पास क्या है, NaCl जो क्या एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो रहा है 100% आयनाइज हो रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, साथ में एक आई आ जाएगा। आई क्या है मेरा, वांट हैव फैक्टर। और अगर कोई भी चीज 100% क्या हो रही है, आयनाइज हो रही है, तो जितने आयंस मिल रहे हैं वही मेरा वांट हैव फैक्टर जाता है। तो मेरे पास एक Na+ मिल रहा है, एक Cl-, तो आपको 2 आयन मिल रहे हैं, तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। तो बस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, रेशो पूछा है डेल्टा टीबी बाय के बी का रेशो, तो वो क्या हुआ, आई इंटू एम के बराबर हुआ। आई कितना है 2, एम कितना है 0.01, तो डेल्टा टीबी बाय के बी का रेशो कितना आ रहा है, 0.02 आ रहा है। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आई नहीं लेते, तो आंसर कितना आया था उनका 0.0 बनाया था, तो ऑप्शन आप गलत मार्क कर देते। एक्चुअल में आंसर कितना है इसका, 0.02 है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे भाई। तो प्लीज फोकस करिए अपनी स्टडी पे, जितना आप फोकस करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम जैसे मैं आज लेके आ रहा हूँ सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही आगे लेके आएंगे, अगले जो चैप्टर्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, कह रहा है अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या कर दें, अगर आप डबल कर दें, तो द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, कह रहे के एफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई के एफ है क्या, के एफ है क्या, के एफ को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, किसका, सॉल्यूट का, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो KF की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, चाहे मैं कंसंट्रेशन डबल करूं चाहे ट्रिपल करूं। अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो डेल्टा TF चेंज हो जाएगा, बट KF चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर है अनचेंज। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, परपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं हम बेंजीन यूज कर रहे हैं तो उसका KF अलग होगा, अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं उसका KF अलग होगा, अगर मैं वाटर यूज कर रहा हूं उसका KF अलग होगा। बट KF की वैल्यू क्या होती है, हर सॉल्वेंट की फिक्स होती है। तो याद रखेंगे, अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करूंगा या हाफ करूंगा तो KF पे और KB पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ रखा है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो ज्यादातर बच्चे से 1 लिख के आते हैं क्योंकि वो इसको कंपेयर कर लेते हैं डेंसिटी से, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मेरे पास अगर 1 kg सॉल्वेंट है तो उसमें आपने कितने मोल्स ऐड किए हैं सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो मैं मान लूं, तो अगर मैंने मान लिया 1 मोल मेरे पास क्या है, वाटर है, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है, मेरे पास पानी कितना है, पूरा 1000 ग्राम है। तो आ जाइए, तो मोल्स इज इक्वल टू आपके बताता है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 1 मोल के मास कितना होता है भाई, बोलिए, हाँ हमारे पास कितना है भाई, 1 मोल का मोलर मास कितना होता है भाई, 18 होता है, ठीक। और मेरे पास सॉल्वेंट कौन है भाई, पानी ही है। तो वाटर कितना है मेरे पास, 1000 है, तो 1000, तो मेरे पास इतने मोल्स है पानी, कितने आए, 55.5 मोल्स आए पानी के, कितने में भाई, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो आंसर कितना हुआ इसका, 55.5।
सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं प्योर पानी है मेरे पास, तो पानी मैंने कितना लिया, पूरा 1 kg लिया, तो 1 kg पानी के अंदर कितने मोल्स आएंगे, वही कहलाएगा क्या, उसका मोलैलिटी कहलाएगा। तो कितने मोल्स आएंगे, 1000 मेरा मास हो गया, डिवाइड बाई 18 कर दिया उसके मोलर मास से, तो जो आया उतने मोल्स हैं 1 kg पानी के अंदर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया वाला पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट किसी का तक, अगर है तो प्लीज आस्क मी, तो आप कमेंट बॉक्स में देना अगर यहां तक कोई भी डाउट आपके पास हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, एलिवेशन ऑफ boiling point was 0.052 degree Celsius when 6 gram of compound X was dissolved in 100 gram of water is। तो आपके पास molecular weight of X पूछा है, क्या होगा, तो आपको पता है what is the formula of elevation in boiling point। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। तो B मेरे अकॉर्डिंग होता है सॉल्यूट, और मेरे अकॉर्डिंग जो A है वो है सॉल्वेंट। तो बस यही करना है हमें। डेल्टा टी कितना मेरे पास 1000 इंटू KB इंटू WB डिवाइड बाय MB इंटू WA। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला, डेल्टा टी मेरे पास कितना है भाई 0.52, 1000 केवी कितना है 0.52, WB कितने ग्राम मैंने ऐड किया है 6 ग्राम, आपसे MB पूछा है, एंड WA कितना मेरे पास 100 ग्राम। तो ये क्या हुआ, कैंसिल कितना आया 10, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 60 बाय MB। तो जो MB आया वो कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। कितना आ रहा है 60 ग्राम पर मोल। आई थिंक कोई डाउट किसी को पूछ लो, अगर है तो किसी को डाउट यहां तक, तो प्लीज ऐसे ही क्वेश्चंस के अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आपको दिक्कत है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, वो हम यहाँ पे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट, एन एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होता है तो उसको बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। और ये एजियोट्रॉप कौन शो करता है, वो शो करते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आपको रखना है मिनिमम का उल्टा, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर कोई मैक्सिमम एजियोट्रॉप है तो वो कौन शो करेगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो शो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है एक बार। तो इस क्वेश्चन को प्लीज समझ लीजिए। अगर बोला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर आता मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो क्या आता उसका आंसर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आता। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, which of the following salts will have the same value of Van T factor as of K4FeCN6। क्या है, IQL जो इसके लिए आएगी वो बाकी में किसके लिए क्या क्या आएगी। तो आइए हम बात करते हैं। मेरे पास क्या है, K4FeCN6। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बताया आपको कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ब्रेक नहीं होता है, वो क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो इसलिए ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो अलग होगा। तो यू गेट 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो मेरे पास 4 तो क्या है कैटायन, एक क्या आया एनायन। तो टोटल मेरे पास कितना आयन आए, मेरे पास आए 5 आयन्स आए। और हम मान रहे हैं क्या, 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो जितना डिसोसिएशन होता है, जितने मेरे एन निकल के आते हैं वही मेरा क्या होता है, आई होता है, अगर डिसोसिएशन 100% हो रहा है। तो आ जाइए,
तो हमें चेक करना है किसका आई कितना कितना आ रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं Al2SO4 का थ्राइस, तो जब इसने इसको ब्रेक किया तो यू गेट Al3+ कितनी बार 2 टाइम्स, 3 टाइम क्या मिला आपको SO4 2 माइनस, तो कितना ही मिल गया भाई 2 + 3 कितना हो गया 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। बाकी एक बार आई और चेक कर लेते हैं। NaCl गिव्स Na+ Cl- कितना आ गया आई 2 आ गया। Al NO3 थ्राइस गिव्स Al3+ 3NO3- कितना आया यहाँ पे भाई 4 आ गया। अगला है Na2SO4 गिव्स 2Na+ SO4 2-, तो कितना आ गया यहाँ पे आई आपका 3 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए जब अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो जो आपका N होता है वही क्या होता है आपका I होता है। तो आपका आंसर कौन सा आया, ए आंसर आया। बाकी आपको पता होना चाहिए कैसे I निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वहां हमने एज्यूम किया था कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम मानते हैं 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो आपका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। आइए, द वांटेड फैक्टर आई यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज, तो आपसे आई पूछ रहा है कि आई का और अल्फा का रिलेशन क्या होगा। तो भाई यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है, क्या रखा है डिसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन N-4, किसके लिए, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में। तो आपके पास क्या है Na2SO4 है, तो इट गिव्स 2Na+ SO4 2-, तो 2 + 1, तो I कितना गया मेरे पास में, यहां से 3 आ गया मेरे पास। I कितना आया 3, सॉरी I तो नहीं होगा, क्या होगा भैया ये N होगा, क्योंकि I N तब सेम होते हैं जब 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहां पर आपका I और N सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें अल्फा बता रखा है, एक क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो आइए पुट कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 3-1, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 2, I-1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + 2 अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हम कभी का गड़बड़ी कर देते हैं, जब माइनस को लेके आते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम कभी का इस पर टिक लगा के आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है KH वैल्यूज ऑफ आर्गन CO2 HCHO एंड CH4 आर दिस अरेंज दिस गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिबिलिटी होती है, उसको आप नोट करते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से नोट करते हैं, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हेनरीज कांस्टेंट के। अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी आपके रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर। तो आ जाइए, हमें चेक करना है, अरेंज करना है सबसे ज्यादा KH से सबसे कम KH, जिसका KH सबसे ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। तो आइए सबसे ज्यादा KH अगर हम देखें किसका है भाई, तो वो है आर्गन का। तो आर्गन की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी, उसका जो अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है किसका, CO2 का आ रहा है। उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है CH4 का आ रहा है, एंड सबसे कम जो KH है वो किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या होता है आपका, हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। गुड।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई हमने पढ़ा था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इक्वल टू होता है Kb इंटू एम होता है, एम है आपका मोलालिटी, ठीक है। ये तब तक होता है जब तक मेरे पास क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो साथ में क्या होता है भाई, यहां पे आपका वांट हैव फैक्टर भी आ जाता है। तो सबकी मोलालिटी क्या है भाई, सेम है, सबकी मोलालिटी क्या है, सेम है। हमें चेक करना है सबका आई कितना आएगा, और मैं एज्यूम कर रहा हूं अगेन कितना, 100% एसोसिएशन। तो अगर बात करूं NaOH, इट आयनाइज टू गिव Na प्लस प्लस OH माइनस, तो आई कितना हुआ 2, Na2SO4 गिव्स 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां से आई कितना जाएगा 3, अमोनियम नाइट्रेट, तो इट गिव्स NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस, यहां से आई कितना जाएगा 2, एंड लास्ट है KNO3, तो यहां से आई कितना जाएगा, यहां से भी आई कितना आ गया 2 आ गया। तो सबसे ज्यादा आई किसका आ रहा है भाई, Na2SO4 का आ रहा है, तो सबका M सेम था, आई किसका Na2SO4 का है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, Na2SO4 का हो जाएगा। और एलिवेशन बॉइलिंग क्या होता है भाई, डेल्टा टी भी होता है, और वो क्या होता है TB माइनस TB नॉट, तो सबसे ज्यादा किसका होगा TB भाई, Na2SO4 का होगा, क्योंकि उसका वांट है फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर आ गया बी। तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो तो आपको वांट है फैक्टर इंक्लूड करना है, हम उसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ वांट है फैक्टर जो बता देंगे, हम कर चुके हैं बहुत सारा। KCl क्या देगा, K प्लस Cl माइनस, कितने आयंस हुए 2, NaCl कितने आयंस हुए 2, K2SO4, तो जब K2SO4 टूटता है क्या देगा भाई ये 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 प्लस 1 कितना है भाई 3, तो 2 2 3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वांट है फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वांट है फैक्टर के अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो आपको पूरा क्वेश्चन आने के बावजूद भी आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो वांट है फैक्टर वाले पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, तो आपसे KH की वैल्यू पूछता है, तो हेनरी कांस्टेंट वो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला था आपके पास P गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। और गैस का पानी में घुलना, गैस डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो होती है क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है भाई, क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। और आपने पढ़ा था अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो KH क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मतलब टेम्परेचर और KH दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि किसी भी गैस का पानी में घुलना क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर है ए।